हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। हम कर रहे हैं चैप्टर विलियन, क्लास 12 साइंस केमिस्ट्री और विलियन की एनसीईआरटी प्रॉब्लम 1 to 20 प्रॉब्लम्स करा दी थी। 21 से स्टार्ट करनी है, सो बिना टाइम वेस्ट की फटाफट स्टार्ट करते हैं कल के आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1.21, 2 एलिमेंट्स है हमारे पास, दो तत्व ए और बी आपस में मिलके AB2 और AB4 वाले दो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास दो ही एलिमेंट है, एक तो है ए और दूसरा है बी, और वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं AB2 और AB4। तो मैं कह रही हूँ अच्छा ठीक है भाई, एक तो AB2 है एंड सेकेंड वन हमारे पास AB4 है। ठीक है, AB4 है। अब 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पे 1 ग्राम AB2 हिमांक को 2.3 केल्विन से अवनमित करता है, डिप्रेस करता है, डाउन कर देता है। ठीक है, तो बेंजीन 20 ग्राम है ना, विलायक का भार तो मैं कहूँगी 20 ग्राम्स। क्लियर। अब 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 घोलना है, यानी स्मॉल w। AB2 कितना घोलना है? 1 ग्राम। 20 ग्राम के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हिमांक अवनमन, जो डेल्टा TF आ रहा है बच्चे, वो आ रहा है 2.3 केल्विन। इतना डिप्रेस हो गया। ठीक है, सिमिलरली 1 ग्राम AB4 अगर हम घोलते हैं, इसी में 20 ग्राम बेंजीन की बात कर रहा है, तो 1.3 केल्विन का डिप्रेशन आता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे स्मॉल w, तो ये भी 1 ग्राम है। ठीक है, कैपिटल W तो यहाँ वही बेंजीन है 20 ग्राम, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो आ रहा है डेल्टा TF, वो हमारा आ रहा है 1.3 केल्विन। ओके, नाउ मोलल अवनमन स्थिरांक, ये मोलल है, मोलल अवनमन स्थिरांक 5.1 किलो केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, तो हम कहेंगे डेल्टा KF की वैल्यू जो है दैट इज 5.1। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो, है ना। अब हम कह रहे हैं ए और बी के एटॉमिक मासेस, मतलब ए का परमाणु भार बताओ और बी का परमाणु भार बताओ। तो पहले तुम मोलर द्रव्यमान निकाल दो, फिर बता देना। अब AB2 का अणुभार निकाल दो और AB4 का अणुभार निकाल दो। फॉर्मूला तुम्हारे पास है ना, क्या फॉर्मूला है देखो, डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल है ना। ये फॉर्मूला मेरे पास यहाँ से आया है, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी, है ना, KF इंटू मोलालिटी। ठीक है, तो मैं कहूँगी ओके भाई, मोललता के फॉर्मूले में ये रख दिया, ऐसे वैल्यू रख दी, है ना। तो अब मैं क्या करूँ, एक बार ये फॉर्मूला यहाँ लगाऊँ, देखो स्मॉल w है, कैपिटल W है, डेल्टा TF है, KF भी है ही सही। यहाँ पे मैं एक बार इस फॉर्मूले को यहाँ रख के MAB2 फाइंड कर लेती हूँ। सेकेंड टाइम मैं ये वैल्यूज पुट कर लूँगी और MAB4 फाइंड कर लूँगी, बाकी की चीज़ बाद में देखते हैं। तो मैं ठीक है चलो, तो हमने क्या किया, 2 बार इस फॉर्मूले को फिक्स कर दिया। एक बार मैं क्या कर रही हूँ, इसको AB2 के लिए काम में लेऊंगी और दूसरी बार मैं इसको AB4 के लिए काम में लेऊंगी। ठीक है, अब AB2 में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 2.3 था, है ना, और 20 ग्राम और 1 ग्राम है। ठीक है, तो देखो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 2.3 था। ठीक है, 1000 KF की वैल्यू हमें दी थी ना, 5.1 दे रखी थी। ठीक है, 1 ग्राम AB2 घोला 20 ग्राम बेंजीन के अंदर और MAB2 मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो MAB2 बनेगा मेरे पास, कितना आएगा, 1000 इंटू 5.1 डिवाइड बाय 20 इंटू 2.3। ठीक है, एक केस तो मुझे ये सॉल्व करना है। सेकेंड जो मुझे सॉल्व करना है दैट इज डेल्टा TF। इस बार फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 1.3 का था, 1000 इंटू 5.1 इंटू स्मॉल w 1 ग्राम और कैपिटल W 20 ग्राम बेंजीन है इस बार भी, और यहाँ मुझे फाइंड करना है MAB4, है ना। चेक कर लो, यही है ना, KF का वैल्यू 5.1 है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ मुझे फाइंड करना है MAB4। तो देखो 1000 इंटू 5.1 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई विद 1.3। ठीक है, तो हमें ले दे के 2 बार आंसर फाइंड करना है। एक बार तो AB2 का अणुभार 110 के आसपास आएगा, चेक करो, और ये शायद 190 के आसपास है ना। कैलकुलेट आपको करना है AB2 और AB4 का मोलर मास। ठीक है, एक बार मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो बच्चे MAB2 को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 110.87। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 196.15। ठीक है, 110.87 और ये आएगा 196.65।
ठीक है, क्या ही तकलीफ है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। लेकिन उसने तो ए और बी का परमाणु भार पूछा था, Ab2 अणु भार तो नहीं पूछा था। तो हम कहेंगे ठीक है चलो Ab2 और Ab4 तो आ गया हमारे पास, अब क्या करें। तो बच्चे अगर तुम्हारे पास Ab2 आ रखा है और Ab4 आ रखा है, MAb4 का मतलब क्या हुआ, तो मैं कहूँगी A का परमाणु भार और 4 B का परमाणु भार, है ना, और वो मेरे पास कितना आया 196.65, ठीक है। सिमिलरली MAb2 का परमाणु भार मतलब A का परमाणु भार और 2 B का परमाणु भार, और वो मेरे पास आया 110.87, ठीक है, 87, है ना। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कर दूं और इक्वेशन 2 कर दूं और मैं इनको माइनस कर दूं, बोल, अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस कर दूं, है ना, तो ये m तो कैंसिल हो गया, 4b में से 2b कर लो तो ये 2b, और 196 में से 196.65 में से 110.87 को माइनस कर दो, ठीक है भाई। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ भाई, मेरे पास 2b जो आ रहा है दैट इज 85.28, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करूँगी तो ये आएगा 85.28, ठीक है ना। तो 85.28 है तो b तो निकालना है, तो b क्या हो जाएगा 85.28 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, तो आधा कर दो, 84 का आधा कर दो, 84 का आधा करोगे तो कितना आया 42, फिर 42.5 और इसका आधा 14 और कर दो तो 42.5 और 14 कितना हो गया 46.4 हो गया आई थिंक, ठीक है। तब अगर तुम्हारे पास b का मान आ गया तो किसी एक समीकरण में b का मान रख दो, a का मान निकाल दो, Ab2 में इजी रहेगा, है ना। तो समीकरण 2 में क्या करो b का परमाणु भार रखने पे, अब तुम जाओ तो उसको mb लिख सकते हो ना 2b की जगह, तुम्हें लगे तो तुम ऐसे लिख दो 2 b का परमाणु भार, तो 1 b का परमाणु भार, चाहे तो 2b लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। mb का मान रख लो, ठीक है। तो Ma प्लस 2mb, तो 2mb कितना है मेरे पास 46.4 है, इक्वल्स टू कितना है 110.87, ठीक है। तो 46.4 का डबल कर दो, है ना, और इसको सॉल्व करो तो तुम्हारा अच्छा 42.64 85, ठीक है, 42 और आधा 42.5 और पॉइंट, सॉरी दिस इज 42.64, ओके। तो अब यहाँ पे आप 42.64, है ना, यहाँ से आप क्या करो MA फाइंड कर लो, ठीक है। तो 42.64 का डबल करो और 110.87 में से माइनस करो तो ये आपको मिलेगा 25.59, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करनी है थोड़ा आराम से, हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना, तो आपको थोड़ा आराम से कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट करके रिजल्ट लिख लो, समझ में आ गया। मेन तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि आपके पास 2 केस है, आपके पास 20 ग्राम बेंजीन इधर भी था, 20 ग्राम बेंजीन इधर भी था, इधर आपने 1 ग्राम Ab2 घोला, इधर भी आपने 1 ग्राम Ab2 घोला, लेकिन ये वाला जब Ab2 घोला तो आपने देखा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज़्यादा था 2.3 केल्विन, और ये वाला सॉरी Ab2 घोला तो 2.3 केल्विन, और अगर Ab4 घोला तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 1.3 केल्विन, गोला तो हर बार बेंजीन में, तो बेंजीन का Kf तो फिक्स रहेगा। तो हमने हमारा फॉर्मूला यूज़ किया और दोनों बार क्या किया Ab2 और Ab4 का अणु भार निकाल दिया। नाउ Ab2 मतलब 1A और 2B का भार, और Ab4 मतलब 1A और 4B का भार, 2 इक्वेशन बना ली, है ना, और 4B माइनस 2B कर दिया और हमने अपना फाइनल रिजल्ट फाइंड कर लिया, ठीक है। इससे हमारे पास A और B दोनों का आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 36 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ठीक है, और इसका परासरण दाब दे रखा 4.98 बार, ओके। इसी टेम्परेचर पे परासरण दाब नया आ गया 1.52, लेकिन कंसंट्रेशन तुम्हें बताए, तो पहले तो हमने ग्लूकोज बोला था 36 ग्राम प्रति लीटर, लेकिन बाद में क्या बोला हमें बताए, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है पाई इक्वल्स टू CRT, ठीक है। अब टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट है ना, तो अगर ताप स्थिर है
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हम कहेंगे पाई प्रोपोर्शनल टू सी, है ना। तो मेरे पास तो दो केस है, एक बार पाई 1 एक बार पाई 2, और दो कंसंट्रेशन बनेगी C1 और C2। अब देखो 36 ग्राम प्रति लीटर, C1 निकालो तो 36 ग्राम प्रति लीटर, 36 आ गया। अणुभार कितना होता है? 180। सांद्रता किसमें है ना, सांद्रता हम मोल पर लीटर में लेंगे ना, तो मोल कैसे होगा? भार बटा अणुभार, ठीक है। और प्रति लीटर तो आयतन तो 1 लीटर ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो ये बस C1 आ गया। और इस कंसंट्रेशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 कितना है? 4.98 बार। ओके, नया प्राशन दाब तुम्हारे पास है 1.52, है ना। और इस बार तुम सांद्रता C2 तुम फाइंड कर लो, तो कहेंगे ठीक है, पाई 1 है, पाई 2 पाई 2 दोनों है, C1 भी है, C2 फाइंड करना है। ओके, वैल्यू पुट कर लो। नाउ पाई 1 कितना है? 4.98, पाई 2 कितना है? 1.52, C1 कितना है? 36/180, ठीक है। और C2 कितना है? C2 ये है, ठीक है। तो C2 इक्वल्स टू 36 180, 1.52 पर आ जाएगा ना, 4.98 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें? कैलकुलेशन कर लो भाई, है ना। 18 और 36 दो बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट उड़ा लेते, तो मेरे पास C2 आ रहा है 152 का डबल कितना हो गया? 304 हो गया, है ना। 304 डिवाइड बाय 498, सॉल्व तुम कर लो इसको। 304 डिवाइडेड बाय 498 करोगे तो तुम्हारा आंसर, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, तो 36 डिवाइड बाय हम कर लेते हैं, क्या है? 498, ठीक है। दिस इज 0.06 मोल पर लीटर, ठीक है। कैपिटल एन लिख दूं, मोल पर लीटर, क्योंकि सांद्रता मैंने यहाँ पे भी क्या की है? भार बटे अणुभार इंटू 1 बटा आयतन, है ना। मैंने यहाँ पे मोलरता का फॉर्मूला लगाया, दिया गया भार 36 ग्राम। अच्छा, 180 का आया, ग्लूकोज का अणुभार है ना, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना। ग्लूकोज का अणुभार, ठीक है, ग्लूकोज का अणुभार, तो बच्चे ग्लूकोज का अणुभार कितना है? C6H12O6, किया तो है हमने इसको बहुत बार। तो ग्लूकोज का अणुभार है 180, 36/180, 1 लीटर में तो 1/1 कर दिया। अब कर ले, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे है, निम्नलिखित युग्मों में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण बलों का सुझाव दीजिए। मतलब आपसे पूछा है हेक्सेन और ऑक्टेन, इसमें कौन सा इंटरेक्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है देखो, एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल ऑक्टेन। तो मुझे एक चीज बताओ, दोनों एल्केन है ना। एल्केन होती है नॉन पोलर, अध्रुवीय, ये भी अध्रुवीय है, ये भी अध्रुवीय। तो अध्रुवीय के मध्य कौन सा आकर्षण होगा? हेक्सेन और ऑक्टेन के बीच में, एल्केन नॉन पोलर। तो हम कहेंगे जब कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, ध्रुवीय हो, तो मैं कहूँ ना कि हाँ द्विध्रुव है, या आयन द्विध्रुव है, या द्विध्रुव प्रेरित है, या आयन प्रेरित द्विध्रुव है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो आंसर वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स, है ना। जब तुम्हें लगेगा कोई आंसर नहीं मिल रहा, तब आता है वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन डेर वाल आकर्षण बल। दो नॉन पोलर के बीच में, अध्रुवीय अणुओं के बीच में, हाइड्रोजन वॉन डेर वाल, हीलियम वॉन डेर वाल, Cl2 वॉन डेर वाल। तो ठीक है ना, हेक्सेन ऑक्टेन, हेक्सेन हैप्टेन, कुछ ही बोल दे। सिमिलरली सेकेंड केस भी तो ऐसा ही है ना, फिर I2 और CCl4, बोलो I2 भी तो अध्रुवीय है, I2 को कौन सा प्लस माइनस कर लोगे, और CCl4, अब तुम्हें लगे C तो प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, बिल्कुल। चतुष्फलकीय ज्यामिति कौन याद करेगा? CCl4 चतुष्फलकीय ज्यामिति है, sp3 संकरण है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर होता है। चतुष्फलकीय अणु, डाइपोल मोमेंट U कितना होता है? 0। तो तुम कहोगे ये भी अध्रुवीय, तो ये वही केस है जो ऊपर वाला था, ये भी अध्रुवीय, ये भी अध्रुवीय, तो ये भी तो वही है। तो हम कहेंगे अच्छा, अब तो आंसर वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है भाई, वॉन डेर वाल आकर्षण बल। बात समझ में आ रही? तो सेकेंड का आंसर भी यही, वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स। थर्ड है देखो, NaCl4 एंड वाटर,
थर्ड जो केस है दैट इज NaCl4 एंड वाटर। अब बच्चे NaCl4 है ना, आयनिक कंपाउंड है, Na प्लस और ClO4 माइनस, बोलो NaClO4, Na प्लस ClO4 माइनस, ये तो आयंस देगा, ये आयनिक कंपाउंड है। और वाटर क्या है, तो ये H प्लस OH माइनस, अलग होंगे नहीं लेकिन द्विध्रुव है ना, तो एक आयन है एक द्विध्रुव है। तो यहाँ जो इंटरेक्शन है दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन द्विध्रुव आकर्षण आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन द्विध्रुव आकर्षण, ठीक है। मीथेनॉल एंड एसीटोन, ठीक है भाई, कॉपी कर लेते हैं इसको, चलो। फोर्थ जो है हमारे पास दैट इज मीथेनॉल एंड एसीटोन। अब बोलो मीथेनॉल एंड एसीटोन। अब यहाँ है ना, दो अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर दिए हैं आपको। देखो मीथेनॉल एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो है मीथेनॉल एंड एसीटोन, है ना। एसीटोन मीथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो अगर कहीं लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ आपके पास ऑप्शंस है और उसमें लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, तो ओके चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है ना। तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड सही हो गया, अंतराणु हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये द्विध्रुवीय है ना भाई, ये माइनस है तो ये प्लस हुआ ना, ये भी तो प्लस है तो ये माइनस हुआ ना। तो अगर आपको ऐसा भी दिया हुआ है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो होता ही, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही कब, जब द्विध्रुव होगा, तो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। अगर आपका ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो वो भी सही। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा है, तो हाइड्रोजन को हम बंध भी मानते हैं और हाइड्रोजन एक तरह का आकर्षण बल भी है, ठीक है। तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट, जो एग्जाम में दिया हो वो सही है, आपने कुछ भी लिख दिया तो सही है। एसीटोनाइट्राइल और एसीटोन, ठीक है भाई। अब देखो एसीटोनाइट्राइल मतलब साइनाइड, है ना, और एसीटोन यानी कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है ना। तो ये द्विध्रुव है, ये पोलर है ना। और साइनाइड में भी हम पूरा साइनाइड माइनस मान ले तो एल्काइल ग्रुप क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये भी पोलर है, ये ध्रुवीय ये द्विध्रुवीय है, तो इन दोनों के बीच में होगा द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। तो ये फोर्थ का आंसर हो गया, ये आपके फिफ्थ का आंसर हो गया, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन दिख रहा है। विलेय और विलायक आकर्षण के आधार पर निम्नलिखित को N ऑक्टेन की विलेयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये आपके पास चार चीजें, आपको नॉर्मल ऑक्टेन में घोलना है ना, इन चारों को घोलना है ना ऑक्टेन में। तो मुझे एक चीज बताओ, N ऑक्टेन जो है, नॉर्मल ऑक्टेन जो है वो नॉन पोलर है। N ऑक्टेन क्या है, तो हम कहेंगे N ऑक्टेन नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं KCl, तो बच्चे ये आयनिक कंपाउंड है, ये तो आयनिक ही होगी। मीथेनॉल तो ये तो पोलर है भाई, ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो मैं कहूँगी ये तो ध्रुवीय है, ठीक है। मिथाइल साइनाइड तो वो भी ध्रुवीय है ना, साइनाइड पूरा नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, N नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव वो भी पॉसिबल है, तो मैं कहूँगी हाँ ये भी ध्रुवीय है। और साइक्लोहेक्सेन तो ये तो अध्रुवीय है, ठीक है। और अल्कोहल और साइनाइड में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये ज्यादा ध्रुवीय है ना। साइनाइड थोड़ा कंपैरेटिवली इससे कंपेयर करूंगी तो कम ध्रुवीय है। लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था थियोरी के अंदर, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, किसी भी पदार्थ की विलायक में विलेयता समान को घोलता है, किस सिद्धांत का पालन करती है। लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक मतलब दोनों ध्रुवीय है तो घुल जाएगा, दोनों अध्रुवीय है तो घुल जाएगा, एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय तो फिर तुम मुश्किल हो जाएगा। तो हम कहेंगे नहीं, आप ऑक्टेन में घोलने की बात कर रहे हो,
तो ऑक्टेन में अगर आप घुलने की बात कर रहे हो तो अध्रुवीय सबसे पहले घुलेगा, यानी ये, और आयनिक तो बिल्कुल पूरा ही पोलर हो गया, तो आयंस बना लेगा, यही नहीं हो तो प्लस माइनस उसमें, तो हम कहेंगे लीस्ट सॉल्युबल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि विलेयता का बढ़ता क्रम, विलेयता का बढ़ता क्रम मतलब कम वाला पहले लिखो, है ना, सबसे ज्यादा कौन घुलेगा, तो सबसे ज्यादा तो साइक्लोहेक्सेन घुलेगा, लिखा है ना साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये नॉन पोलर है, तो सर्वाधिक तो ये है, ठीक है। लीस्ट कौन घुलेगा, तो KCl सबसे कम घुलेगा, है ना, बढ़ता क्रम है ना, घटते से बढ़ते में लिखो तो मिनिमम तो KCl है। अब इन दोनों में से तो जो ज्यादा ध्रुवीय उसमें विलेयता कम होगी, क्योंकि एक ध्रुवीय चल रहा है, एक अध्रुवीय चल रहा है, तो मीथेनॉल में विलेयता अभी भी कम मानी जाएगी, ये थोड़ा कम ध्रुवीय है तो ठीक है, कंपेयर ही तो करना है तो ज्यादा, जबकि साइक्लोहेक्सेन में वो अच्छे से घुल जाएगा, है ना, एक ही सिद्धांत का पालन करेगा, समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, सिंपल है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, पहचानिए कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन से जल में अत्यधिक विलेय है, आंशिक रूप से विलेय है और अविलेय है, ठीक है। अब देखो पानी में अगर कोई चीज घोलनी है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए तो घुल जाएगी, है ना, और ना बनाए तो पानी तो ध्रुवीय है, सामने वाला अध्रुवीय है तो ना घुलेगी, ऐसे, ठीक है। अब आंशिक विलेय, तो देखो जो एल्काइल ग्रुप है हमारा आर, एल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल, जो भी आप बोलो, वो हाइड्रोफोबिक है, जल विरोधी है, तो जल विरोधी भाग अगर बड़ा है तो फिर वो मना करेगा, और अगर एक ग्रुप कहता है घुल जाएगा तो एक ग्रुप कह रहा है घुलो, दूसरा मना कर रहा है, तो अपन बीच की कंडीशन में मैं जाऊंगी नहीं जाऊं, तो फिर वो पार्शियल सॉल्युबल, आंशिक विलेय, घुल भी रहा है नहीं भी घुल रहा है, अच्छे से नहीं घुल रहा है, घुल रहा है बट इतना अच्छे से नहीं घुल रहा है जितना अच्छे से घुलना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो देखो कौन जल में अत्यधिक विलेय, आंशिक विलेय और अविलेय है, तो अगर मैं अविलेय की बात करूं, है ना, अविलेय, जल में अविलेय, तो मेरी बात सुनो, जल तो है ध्रुवीय, है कि नहीं, जल क्या है, ध्रुवीय, तो अगर कोई अध्रुवीय है तो मैं मना कर दूंगी नहीं घुलेगा, क्योंकि लाइट डिसॉल्व्स इन लाइट, समान समान को घोलता है, तो ध्रुवीय है तो ध्रुवीय लाओ ना, तुमको नहीं मेरे पास अध्रुवीय है तो मैं कहूंगी मना कर दूंगी नहीं घुलेगा, तो अध्रुवीय ढूंढ लो। तो देखो यहाँ तो OH ग्रुप है, ये टोलुइन, टोलुइन क्या है, मिथाइल बेंजीन, बोलो टोलुइन क्या है, मैथिल बेंजीन, इसमें तो मुझे कोई प्लस माइनस दिखा नहीं, तो टोलुइन अध्रुवीय है, ये नहीं घुलेगा। फिर फॉर्मिंग अम्ल, अम्ल है ना, अम्ल तो पानी में जाती है HIN देगा, और HIN देगा और पानी उसके HIN को पकड़ के हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, तो पूरा घुल जाएगा, इसको तो आप रोक ही नहीं सकते। फिर ग्लाइकॉल, तो भाई ये तो दो OH ग्रुप लेके बैठा है, अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्लोरोफॉर्म, हाँ तो क्लोरोफॉर्म में हम मान सकते हैं, क्लोरोफॉर्म अध्रुवीय है, इसको किसने कहा घुलेगा, ये नहीं घुलेगा, ये नॉन पोलर है, वाटर तो पोलर है, पोलर है, तो ये तो अविलेय है, यहाँ तो आप भूल जाओ। फिर आप कहोगे अच्छा आंशिक विलेय बता दो, पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, जल में आंशिक विलेय, पार्शियल सॉल्युबल इन वाटर, तो देखो फिनॉल, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, फिनॉल जल में विलेय होता है, क्योंकि फिनॉल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, घुलता तो है, लेकिन इसने एक सवाल पूछा आंशिक विलेय, अच्छे से घुलता है क्या, तो नहीं, इतना भी नहीं है कि दोनों मिक्स हो गए एक ही हो गए और हम पता ही नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है, जैसे पानी में नमक घुलता है ना, ऐसे नहीं घुलता है फिनॉल, घुल जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स होकर एक गाढ़ा विलेन बना, ऐसे नहीं घुलता है ना, क्यों, तो फिर फिनॉल में बेंजीन जल विरोधी भाग है ना, हाइड्रोफोबिक है, तो फिनॉल पार्शियली सॉल्युबल। फिर एल्कोहल, तो कहेंगे एल्कोहल, मेथेनॉल, एथेनॉल घुल जाता है, अच्छे से घुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेंटेनॉल, पेंटेन तो बड़ा ग्रुप है ना, कार्बन श्रृंखला ज़्यादा है ना, तो जल विरोधी भाग बड़ा है, तो वो मना कर रहा है, एल्कोहल कह रहा है नहीं मैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊंगा, मैं घुलूंगा, पेंटेन कह रहा है नहीं मैं इतना बड़ा ग्रुप हूँ, मेरे को तो पानी से नहीं पड़ती है, मैं तो नहीं पानी से रहूँगा, तो फिर वो जल विरोधी है, तो फिर दोनों ही चीज़ें हैं, एक जना कह रहा है जाना, एक जना कह रहा है नहीं जाना है, तो पार्शियल, आंशिक, तो तुम कहोगे अच्छा पेंटेनॉल फिर पार्शियल कर दो, आंशिक विलेय, ठीक है, तो ये आंशिक विलेय। अब तीसरा क्या पूछा, अत्यधिक विलेय, हाँ तो जो पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले या कुछ नई चीज़ हो तो अत्यधिक विलेय कर दो, तो जल में अत्यधिक विलेय, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जल में अत्यधिक विलेय, तो बोलो, तो मैं कहूँगी तो फॉर्मिक एसिड, ये तो जाती है HIN दे देगा, और HIN देते ही फिर हमारी
बात ही खत्म हो जाती है, चयन देगा, पानी में मिक्स हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से घुलने वाला है, फॉर्मिक अम्ल। और क्या हो सकता है, तो फिर ग्लाइकॉल, इसको क्या दिक्कत थी, ग्लाइकॉल भी जल में बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, समझ में आ गया? वो सिंपल है, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक का कॉन्सेप्ट लगा दो, बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति ml है, ठीक है, और उसमें 92 ग्राम सोडियम प्लस आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है, ठीक है, तो सोडियम आयन 92 ग्राम से, तो झील में सोडियम प्लस आयन की मोललता, मोलालिटी स्मॉल m निकालना है, ठीक है, तो मैं कहूँगी विलेय का भार, यानी कि सोडियम प्लस का भार, क्योंकि सोडियम की मोलालिटी निकाली ना, ठीक है, सोडियम अमाउंट ऑफ सोडियम प्लस गिवन अमाउंट ऑफ या गिवन मास ऑफ सोडियम प्लस कितना है, तो भी मुझे ग्राम्स में ही चाहिए था, तो आपका हाँ 92 ग्राम्स। सोडियम का अणुभार है ना, प्लस होने से अणुभार में थोड़ा चेंज होगा, अणुभार भी नहीं, परमाणु भार, सोडियम एटम है ना, तो सोडियम का परमाणु भार 23 दिया हुआ होता है, नहीं दिया हो तो आपको याद रखना है, ठीक है, प्रति किलो जल में उपस्थित है। अच्छा, विलायक का भार, तो विलायक का भार 1 किलो है, वाह टेंशन ही खत्म तुम्हारा। विलायक का भार जो है दैट इज 1 kg। अब मोलेलिटी तो पूछिए, मोललता का फॉर्मूला, मोललता का फॉर्मूला क्या है, विलेय का भार है हमारे पास अपॉन विलेय का अणुभार, वो भी है भाई, विलेय का अणुभार है ना, इंटू 1000 क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि विलायक का भार मान लो किलोग्राम में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जल का भार किलोग्राम में दिया, भाई यहाँ ग्राम होता तो मैं 1000 से डिवाइड करती ना, यहाँ किलोग्राम है तो मैं क्यों ही डिवाइड कर, 1/kg होता है ना, मैंने लिख दिया, ठीक है। नाउ मोलेलिटी फाइंड करनी है, तो विलेय का भार, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सोडियम 92, परमाणु भार तो मैं कहूँगी 23 इंटू 1 किलो जल में है, तो 20 इंटू 4 80 और 3 इंटू 4 12, 80 और 12 कितना होता है, 98 होता है ना, तो ये आएगा 4। मोलेलिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, ठीक है, 23 इंटू 4 92, तो 4 मोल पर केजी। क्लियर, बैठ गया, समझ में आ गया कैसे करना है। नेक्स्ट, अगर कॉपर सल्फाइड का विलेयता गुणनफल इतना है तो जलीय विलयन में उसकी अधिकतम मोलरता होगी। अब देखो, कॉपर सल्फाइड का विलेयता गुणनफल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP है ना। अब मान लो 11th में था, इन्हें इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा, कोई टेंशन नहीं है। कॉपर सल्फाइड पार्शियली सॉल्यूबल, अभी पढ़ा था आंशिक विलेय है ना, आंशिक तो बहुत ज़्यादा घुल जाता है, अति अल्प विलेय स्पैरिंगली सॉल्यूबल, जो बहुत ही कम अमाउंट, बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में घुलते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फाइड जो है वो पानी में अगर जाएगा तो कॉपर +2 और सल्फर -2, और इतना कम होता है कि इन दोनों के बीच में एक साम्यावस्था होती है। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं विलेयता गुणनफल है ना, विलेयता गुणनफल मतलब KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो वो होता है आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल। तो कॉपर सल्फाइड के जलीय विलयन में आयंस क्या होगा, कॉपर +2 और सल्फर -2, ठीक है। तो भाई KSP जो है दैट इज इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S यानी कि S², ठीक है ना। S मतलब विलेयता मोल प्रति लीटर के अंदर। आपके पास KSP, आपके पास इसका क्या दिया हुआ है, KSP दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻6 = S²। तो S ही तो फाइंड करना है, इतना क्या सोचो। तो S = √6 × 10 की पावर कितना, -6, ठीक है। अब 10 की पावर -6 की बात करूं तो 10 की पावर -6 का रूट तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, और 6 का रूट तो 4 का रूट 2 होता है ना, और 9 का रूट 3 होता है। तो 9 से तो ये बहुत ही दूर है, सॉल्व करोगे तो लगभग 2.48 2.4 2.5 के आसपास आएगा, लगभग लिख देती हूँ, बाकी तो मैं सॉल्व करना, नहीं तो यही छोड़। 10⁻³ और ये आएगा मोल पर लीटर है ना, मोलैरिटी आएगी मोल पर लीटर, ये इसका मैक्सिमम मोलैरिटी है। क्लियर है, सिंपल है, देखने में ऐसा लग रहा है वो कौन सा क्वेश्चन आ गया, बट सिंपल है। चलो नेक्स्ट, जब 6.5 ग्राम एस्प्रीन, अब एस्प्रीन का फॉर्मूला देखो C9H8O4 को 450 ग्राम एसिटोनाइट्राइल
मतलब मिथाइल साइनाइड, नाम याद रखना उसका, कॉमन नेम, ऑर्गेनिक में काम आता है। एसिटोनाइट्राइल में घोलते हैं, तो एस्प्रीन का एसिटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो मैं एस्प्रीन को विलेय मान लेती हूँ, तो विलेय का भार ठीक है, तो विलेय का भार है 6.5 ग्राम। ओके, एसिटोनाइट्राइल यानी इसको भी अगर विलायक मान लो क्योंकि उसमें घोल रहे, तो विलायक का भार, तो विलायक का भार कितना है 450 ग्राम्स। ओके, नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का भार, तो विलियन का भार है 450 प्लस 6.5 यानी 456.5 ग्राम्स। ठीक है, अब तुमसे पूछा है कि भाई मास परसेंट निकाल दो, भार प्रतिशत, W/W परसेंट। यहाँ क्या फॉर्मूला था, मैंने कहा था स्मॉल w मतलब विलेय का भार, भार प्रतिशत में ये है विलेय का भार, अपॉन, तो ये कैपिटल W, यहाँ पे ये विलियन है, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज तो टोटल में होता है ना, तो विलेय का भार अपॉन विलियन का भार इनटू 100। ठीक है, तो क्या ही टेंशन है। अब बोलो कितना है, एस्प्रिन कितना है 6.5 ग्राम, तो 6.5 ग्राम। विलियन कितना है आपका 456.5 और ये हो गया परसेंटेज है तो 100। ठीक है, तो आपका आंसर है 6500 डिवाइडेड बाय 4565। सॉल्व आपको करना है, एक बार मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरा आंसर आना चाहिए 6500 डिवाइड बाय 4565, 1.4000 है ना, 1.42%। 1.42%। ठीक है, कर लेना इसको, एक बार चेक कर लेना भाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है देखो नैलोरफिन। ठीक है, इसका फॉर्मूला है C19H21NO3, जो कि मॉर्फिन जैसी होती है। मॉर्फिन समझते हो ना, ओपियम पॉपी, अफीम, अफीम से है ना 3 उसके क्या बोलते हैं फ्रूट्स निकलते हैं, या अफीम से 3 अल्केलॉइड निकलते हैं एक्चुअली, है ना। एक तो क्या होता है मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन। अब आपके हिस्सा केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ है नहीं सिलेबस में, बाकी उसमें आपके पास तीनों के स्ट्रक्चर भी आपके एनसीईआरटी में है ना, मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन, नशा एक तरह से बोलते हैं ना, वो है ना। तो ये नैलोरफिन, इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, मॉर्फिन जैसा है ना, का उपयोग स्वापक उपभोक्ताओं द्वारा स्वापक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में, मतलब रीहैब सेंटर सुना होगा, जहाँ लोग नशा मुक्ति केंद्र, रीहैब सेंटर, जहाँ अगर नशे की आदत हो जाती है तो वहाँ जाके नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं। अब एकदम से ना आप कोई भी चीज़ छोड़ोगे, जिस चीज़ का एडिक्ट हो, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता है आदमी और अचानक से उसको छोड़ना है, या बहुत ज़्यादा है ना वो क्या बोलते हैं अफीम खाता है और अचानक से उसको छोड़ना, तो छोड़ने के बाद बॉडी जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करती है, बीमारियाँ और भी होती है, तकलीफ और भी होती है। अब उस टाइम आपको एक मेडिसिन दिया जाता है ना, वो मेडिसिन जो है वो उसमें ये कह रहा है नैलोरफिन। ये एनसीईआरटी ये सवाल में भी आपको पूरा ज्ञान देगी, फिर आपसे सवाल पूछेगी। ठीक है, तो नैलोरफिन, ओके भाई, अणुभार इस मोलर मास इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉर्फिन जैसा इसका मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। काम आप समझ गए, रीहैब से जो प्रॉब्लम्स होती है उसको वापस दूर करने में करते हैं। अब नैलोरफिन की जनरल खुराक जो है वो हम देते हैं 1.5 मिलीग्राम, मतलब इतना नैलोरफिन तो देना पड़ेगा। ठीक है, उपरोक्त खुराक के लिए 1.5 × 10⁻³ मोललता वाला जलीय विलयन का कितना द्रव्यमान आवश्यक है। ठीक है, मतलब मुझे तो इसकी खुराक देनी है 1.5 मिलीग्राम, लेकिन मेरे पास नैलोरफिन नहीं है, मेरे पास तो उसका जलीय विलयन है और उसकी मोललिटी इतनी, तो अब इस मोललता में उसका वेट कितना है, उससे मुझे क्या करना, दवाई है तो दवाई में तो 1 मिलीग्राम ना ऊपर दे सकते हो ना 1 मिलीग्राम नीचे दे सकते हो, तो एग्जैक्ट मुझे इस विलियन की कैलकुलेशन चाहिए, विलियन कितने ग्राम था भाई। जो आपका हॉस्पिटल में नर्स है या जो भी सप्लाई कर रहा है उसको, जो भी उसको दवाई दे रहा है, वो तो वेट लेगा ना, वो थोड़ा ना कैलकुलेशन करने बैठेगा, तो वो तो कहेगा ना भाई मेरे को ये बता दो, या तो वॉल्यूम बता दो या वेट बता दो, कितने ग्राम देनी मैं उतने ग्राम दे दूंगा, ऐसे। तो क्वेश्चन समझ में आई गया तुम्हें। ठीक है, तो देखो नैलोरफिन का अणुभार निकाल देते हैं सबसे पहले।
तो C19H21NO3। सबसे पहले हम इसका मोलर मास अणुभार फाइंड कर लेते हैं। तो कार्बन का हो गया 12 इंटू 19 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 21 प्लस नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। ठीक है, ये तो 12 इंटू अगर तुम 20 करते हो तो ये आता है तुम्हारा 240 से 12 कम हो जाएगा, है ना, तो 228 होगा आई थिंक। ठीक है, 228 तो यही हो गया, 228 और 14 और ऐड कर दें तो 228 और 14 230 232 और 242 242 और 21 और जोड़ दो 48। ठीक है, इसका तो याद नहीं है ना, 311 है इसका मोलर मास, है ना, कैलकुलेट कर लेना तो ये आ जाएगा आपका 311। ठीक है, तो ये नाइलोरफेन का अणुभार ग्राम पर मोल, 1 मोल का भार इतने ग्राम होगा। ठीक है, अब मैं इसका करूँ भी क्या, मेरे पास तो इसकी मोललता वाला विलयन है। ठीक है, तो देखो मोललता का फॉर्मूला याद है आपको, विलेय का भार है ना, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। ठीक है, इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार। ठीक है, अब मुझे जो मोललता दे रखी है दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे जो भार देना है उसका वो देना है, अच्छा इसमें पहले मैं इसका भार निकाल तो लूँ कि इसका विलेय का भार कितना है, तो वो मैं फाइंड कर लेती हूँ भाई, इस मोललता में विलेय का भार कितना है। ठीक है, और विलेय का अणुभार यानी कि 311। ठीक है, और मोलेलिटी 1 मोल पर केजी होता है ना, तो मैं विलायक का भार मान लेती हूँ 1 किलो। ठीक है, तो मोललता क्या होता है, मोल पर केजी होता है ना, तो मैं मान रही हूँ 1 किलो में इतने मोल से, तो इसको लेने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, आप सिर्फ मोल से इसका भार निकाल दो, तो मैं विलेय का भार निकाल रही हूँ, है ना, तो ये आया मेरे पास 311 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, इसको तुम चाहो देखो, इसमें तो परेशान मत होना, मैंने 1000 क्यों लिया है, क्योंकि इस मोललता का मतलब क्या है, इतने मोल प्रति किलोग्राम जलीय विलयन है कि भाई 1 किलो में इतने मोल से, 1 किलो पानी में नाइलोरफेन के कितने मोल से, तो तुम चाहो तो इसको मोल से सॉल्व कर लो ना, भार बटे अणुभार, है ना। इसको मैं और शॉर्ट कर देती हूँ तुम्हारे लिए, छोड़ो तुम्हारा टेंशन थोड़ा कम कर देती हूँ, है ना। तुम इसको ऐसे एक लाइन लिख दो कि भाई 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलल अर्थात 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल, है ना, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है, और 1000 ग्राम विलायक मतलब जलीय विलयन है ना, तो जल में उपस्थित है। ठीक है, तब समझे मैंने जल का भार 1000 क्यों लिखा था, क्योंकि इसका मतलब ये था। ठीक है, तो अब मैंने फॉर्मूला ये लिख दिया, मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटा अणुभार। ठीक है, तो मोल ये रहा, भार ये रहा, अणुभार ये रहा, तो 311 को मल्टीप्लाई कर लो तो मेरे पास आ जाएगा ना विलेय का भार 311 इंटू 15 इंटू 10 की पावर -4 कर लेती हूँ। तो एक बार मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, 311 इंटू 15 311 इंटू 15, कैलकुलेटर देना फटाफट। हाँ, तो ये है 4665। ठीक है, 4665 311 इंटू 15 कर दिया मैंने। ठीक है, इंटू 10 की पावर -4 मतलब 0.4665 ग्राम्स। ठीक है, ये
अब क्या हो गया, ये आ गया तुम्हारे पास विलेय का भार। अब इतने ग्राम नेलोरफिन 1 किलो पानी के अंदर प्रेजेंट है ना। तो मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे तो देना है 1.5 मिलीग्राम, और मेरे पास जो विलियन है, जो मोललता वाला विलियन है, उसमें कितना है 0.4665 ग्राम्स। यानी कि विलियन का भार अगर मैं निकालूं, है ना, अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करूं विलियन का भार, तो तुम कहोगे भाई 1 किलो तो हमने पानी लिया था, है ना, और उसमें नेलोरफिन है 0.4665 ग्राम्स। यानी विलियन का भार जो है दैट इज कितना हो गया 1000.4665 ग्राम्स। अगर इतना विलियन लेते हो, है ना, 1 किलो 0.4665, है ना, ग्राम्स में, तो जो नेलोरफिन है वो मुझे मिलता है कितना 0.4665 ग्राम। तो फिर मेरे पास तो नेलोरफिन इतना देना है, तो विलियन कितना लेना पड़ेगा। बात समझे भाई, पहले तुमने मोल निकाल के नेलोरफिन का भार निकाल दिया कि भाई इस मोललता वाले विलियन में नेलोरफिन जो है वो 0.4665 ग्राम इतना नेलोरफिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन तो मैंने 1000 जोड़ दिया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 0.4665 ग्राम अगर मुझे क्या देना पड़े नेलोरफिन, है ना, इतना अगर मुझे नेलोरफिन देना है, तो विलियन का भार, तो विलियन कितना देना पड़ेगा, तो मैं कहूँगी 1000 वाला, है ना। इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लेते। चलो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको वापस, है ना। तो मैं कहूँगी देखो 0.4665, ठीक है, ग्राम नेलोरफिन के लिए इतना ग्राम अगर मुझे नेलोरफिन पेशेंट को पहुंचाना है, तो विलियन कितना देना पड़ेगा, विलियन का भार, तो भाई विलियन का भार तो ये है 100.466 है ना, 4665 ग्राम, मतलब 1 किलो विलियन। तो पेशेंट को इतनी खुराक देनी नहीं है, मिलीग्राम में देनी है। तो देखो 1 ग्राम नेलोरफिन अगर मुझे पहुंचाना है, तो 1000.466 डिवाइडेड बाय 0.4665, और आपको कितनी खुराक पहुंचानी है 1.5 मिलीग्राम, यानी 1.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, है ना। तो उसके लिए आ जाएगा 1000.4665 डिवाइडेड बाय 0.4665 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व कर लो। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ एक बार, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आ रहा है 3.21 ग्राम, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 3.21 ग्राम, है ना। अब देखो इसका शॉर्टकट कैसे लेंगे, तो देखो अगर मैं इसको 1000 मान लूँ और ये 10 की पावर -3 है, लगभग कट जाएगा, तो 1.5 को 0.4665 से डिवाइड कर देना, है ना, लमसम आंसर आ ही जाएगा, इतना क्यों परेशान हो। 1.5 डिवाइडेड बाय 0.4665, हाँ 3.21 ही तो आ रहा है, ठीक है, लगभग लिख देती हूँ मैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये 1000 है, 10 की पावर 3 है, ये भी 10 की पावर -3 कैंसिल हो गया ना, तो बचा हुआ लिख दो बस। क्योंकि बुक में जो आपको दिया होगा कहीं पे सॉल्यूशन, तो उसने एग्जैक्ट तो पूछा नहीं। अब देखो 1000 में 0.400 जोड़ो तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो स्लाइटली आंसर थोड़ा वेरी करेगा, एक बार चेक करोगे तो। मैंने इसको 1000 और 10 की पावर -3 को काट दिया और 1.5 को डायरेक्ट इससे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ रहा है 3.21। थोड़ा वेरी करेगा तो फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना एग्जाम में, तो बैठ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, करना कुछ भी नहीं है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ओहो, बेंजोइक अम्ल का मैथेनॉल में 250 ml विलियन बनाना है, और मोलरता कैपिटल M जो है वो 0.15 है, ठीक है। मतलब मुझे एक तो मोलरता दे रखी है, मोलरता कितनी दे रखी है, तो वो है 0.15। विलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, विलियन का आयतन कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 250 ml,
ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल का विलयन बनाना है मैथेनोइक अम्ल के अंदर, बेंजोइक अम्ल का विलयन बनाना है मीथेनॉल के अंदर। तो बेंजोइक अम्ल होता है C6H5COOH, विलय C6H5COOH, बेंजोइक अम्ल। तो हम ले देके इसका अणुभार भी निकाल देते हैं, बेंजोइक अम्ल का अणुभार, है ना, क्योंकि ये विलेय है, सॉल्यूट। ठीक है। तो देखो कार्बन का भार तो हम कहेंगे 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2 प्लस हाइड्रोजन 1। ठीक है। 72 और 77, 79, 89 और 90 और 90 और अच्छा बेंजोइक अम्ल का वैसे भी 122 होता है, 122। ठीक है। मोलारिटी आ गया, वॉल्यूम आ गया, अणुभार आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए विलेय का भार, विलेय का भार। ठीक है, कर लोगे, सिंपल सा तो सवाल है, सीधा फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व कर दो। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? तो हम कहेंगे मोलारिटी का फॉर्मूला था विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। ठीक है, इनटू 1000 अपॉन विलियन का आयतन। ठीक है, अगर विलियन का आयतन मिलीलीटर में हो इसलिए हमने ऊपर पहले 1000 लिख दिया। ठीक है ना, बस अब सब चीज़ तो है आपके पास, फाइंड कर लो कितनी मोलारिटी का सॉल्यूशन बनाना है। तो हम कहेंगे 0.15 मोलारिटी का सॉल्यूशन बनाना है। विलेय का भार हमें निकालना है, फाइंड करना है कितना सॉल्यूशन, कितना अमाउंट घोले कि ये सॉल्यूशन बने। अणुभार हमें बताई है 122, 1000 और 250। ठीक है, तो ये तो हो गया 4, है ना। तो आपके पास आ गया विलेय का भार। तो विलेय का भार आ जाएगा आपके पास 122 मल्टीप्लाई विद 0.15 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है भाई, तो 122 मल्टीप्लाई विद 0.15 18.3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 4.575 ग्राम्स। इस मोलारिटी का सॉल्यूशन बनाना है, इतना सॉल्यूशन बनाना है, इसको घोलना है, तो कितना घोलना पड़ेगा? तो भाई 4.5 ग्राम के आसपास घोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर बैठेगा बेंजोइक एसिड C6H5COH, अणुभार तो निकालना आता ही है ना। तो ये आपका आंसर बैठेगा 4.575। समझ में आ गया? तो ये 10 क्वेश्चन आपके और कंप्लीट हुए। अब 10 ही बचे हैं, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी करते रहो। आपको लग रहा है मैंने विलियन तो 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, वन शॉट पढ़ा दो, तो वन शॉट भी पढ़ो, लेकिन ये थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको भी करो, है ना। ये क्वेश्चन भी आपने चैप्टर पढ़ लिया 2 बार, मतलब आपसे क्वेश्चन होने चाहिए, सीधी सी बात है। और अगर नीट और जेई निकालना है तो पहला जो फॉर्मूला है वो है एनसीईआरटी का, एक ही क्वेश्चन आपको आना चाहिए, चाहे वो इन टेक्स्ट हो, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे बुक के पीछे का हो। आप पिछले 2-3 सालों के पेपर देखो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, और एक चैप्टर और आपका है जिसमें एज इट इज है ना 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर, यूं का यूं क्वेश्चन उठा के एटॉमिक स्ट्रक्चर का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपको दे दिया था नीट के पेपर के अंदर विदाउट चेंजिंग इन डेटा। मतलब ये 250 है, ये 0.15 है, तो यूं का ही डेटा भी चेंज नहीं हुआ। तो आपको ये करना है, कैलकुलेशन भी आपको करनी है। हमें थोड़ा जल्दी कराना होता है इसलिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। आपको जल्दबाजी नहीं, आपको ये डेटा से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। आई बात समझ में? ये आपकी प्रैक्टिस है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।